अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास आज भी हुआ। चीफ जस्टिस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनकी सरबराही में ये अहम इजलास आज कमरा अदालत नंबर 1 में हुआ, जिसकी ओपन हियरिंग की गई। लेकिन ये इजलास गैर कानूनी था। गैर कानूनी इसको इस तनाजुर में कहा जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का एक फैसला मौजूद है और वो फैसला अभी भी फील्ड में मौजूद है। उसके ऊपर कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं किया गया, उस फैसले को कलअदम करार नहीं दिया गया। लेकिन उसके बावजूद जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ इस्तीफा देने के बाद भी जुडिशल काउंसिल की ये कार्रवाई जारी है। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आज जुडिशल काउंसिल इजलास में क्या अहम पेशरफ्त हुई, उसकी तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। गवाहान के बयानात में कुछ झोल सामने आए हैं, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा एक और अहम दरख्वास्त अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। आइंदा हफ्ते आम इंतखाबात को कलअदम करार देने और 30 रोज में नए इंतखाबात करवाने के हवाले से एक दरख्वास्त शहरी मोहम्मद अली की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। अब इस दरख्वास्त को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इसके हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि मुमकिन तौर पर अब इस दरख्वास्त का क्या फैसला आ सकता है और आम इंतखाबात को क्या सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट दिए जाने का इम्कान है। तो आगाज करते हैं। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हो रही है, मैं उसको गैर कानूनी कार्रवाई कहूँगा। उसकी वजह यह है कि आईन पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ कार्रवाई का लिखा गया है। आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने 10 जनवरी को अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाया था और उन्होंने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट अपनी खिदमात फौरी तौर पर उस हवाले से ख़त्म करने या उनके हवाले से इस्तीफा दिया था। सदर मुमलिकत ने यह इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। इसके ऊपर ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका और आर्टिकल 209 देखें या सुप्रीम कोर्ट का आफिया शहरबानों का वो केस का वो फैसला जो गुज़श्ता साल जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जारी किया था, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या साबिक जजेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। अब वो फैसला फील्ड में मौजूद है। उस फैसले पर के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता माह एक अपील दायर की थी। ये अपील भी तकरीबन 6 माह से जायद वक्त की से ये जायदुल मियाद थी, क्योंकि जून 2023 में आफिया शहरबानो केस का फैसला आया था और 30 दिन के अंदर अपील दायर करना होती है। लेकिन वो 6 माह से जायद अरसा गुजर जाने के बाद वफाकी हुकूमत ने वो अपील दायर की और वफाकी हुकूमत की उस अपील के बाद जो तमाम तर कार्रवाई है वो अब भी जारी है। उसकी कई वजूहात हैं। जो आफिया शहरबानो केस का फैसला है वो फील्ड में मौजूद है। 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत कर रहा है। 2 समाअतें इन अपीलों की हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आफिया शहरबानो केस का फैसला जो है वो ना तो मुअत्तल किया है और ना ही इस हवाले से कोई अभी हतमी फैसला आया है। तो उस फैसले की मौजूदगी में जुडिशल काउंसिल कैसे जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रख सकती है? इस तरह मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब फील्ड में मौजूद है तो फिर जुडिशल काउंसिल के तमाम इजलास जो उस फैसले के बाद हो रहे हैं और ख़ास तौर पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के इस्तीफे के बाद हो रहे हैं, वो तमाम इजलास मैं उनको गैर कानूनी समझता हूं। और आप देखें कि मार्च के महीने में यानी आइंदा माह 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और जुडिशल काउंसिल के मेंबर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने रिटायर होना है और उनकी रिटायरमेंट से पहले बज़ाहिर ऐसे लगता है कि चीफ जस्टिस साहब बहुत जल्दबाजी से इस जो केस है जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो शिकायत है
हर सूरत इसके ऊपर वो कार्रवाई मुकम्मल करना चाहते हैं। इसीलिए 2-2, 3-3 दिन लगातार इजलास किए जाते हैं। गुज़श्ता रोज इजलास हुआ और फिर आज इजलास हुआ और अब इस इजलास को गैर मुअज्जना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। उजलत का मुजाहरा शायद इस वजह से भी किया जा रहा है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर बनेंगे। अब जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब ने जब अपना पहला जवाब जुडिशल काउंसिल के नोटिस के खिलाफ जमा करवाया था तो उसमें जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब ने यह कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अक्सरियत की बुनियाद पर नोटिस जारी नहीं कर सकती, बल्कि काउंसिल मुतफिका तौर पर किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है। उस वक्त जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अमीर भट्टी जो लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इख्तलाफ किया था, लेकिन बाद में जस्टिस अमीर भट्टी भी अक्सरियत के साथ मिल गए और जस्टिस एजाजुल एहसन का जो इख्तलाफ था वो उनके इस्तीफे तक जारी रहा। अब जस्टिस मुनीब अख्तर अगर दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बनते हैं तो फिर यकीनी है कि इस हवाले से फिर इख्तलाफ सामने आएगा और शायद इसी वजह से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी साहब के खिलाफ हर सूरत कार्रवाई करना चाहते हैं ताकि उसके जस्टिस मुनीब अख्तर के आने से पहले ही मुतफिका तौर पर यह कार्रवाई अमल में लाई जाए और इसके ऊपर कोई जो फैसला है वो रिजर्व कर लिया जाए। दूसरी जानिब आप ये देखें कि जुडिशल काउंसिल के वो जो आफिया शहरबानो केस का फैसला है उसके खिलाफ अपील जेर इल्तवा है। उस अपील का जो मामला था वो भी जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब के जो शिकायत है इसी के अंदर से उठाया गया और कहा गया कि आफिया शहरबानो केस का जो फैसला है वो जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब के खिलाफ कार्रवाई में रुकावट है। और फिर कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे और फिर उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला फील्ड में मौजूद है, ना तो अपनी कार्रवाई रोक रही है और दूसरी जानिब आप देखें कि जो फैसला है जो आफिया शहरबानो केस का फैसला है वो फील्ड में मौजूद है, उसके ऊपर कोई हतमी फैसला भी हो नहीं सका। तो ये वो सारी कंट्राडिक्टरी चीजें हैं जिससे ये जाहिर होता है कि जैसे जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी साहब को बदनीयती का जो है वो और बददियानती का मुजाहरा करते हुए उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ हर सूरत कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो ये समझती है कि रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो फिर आफिया शहरबानो केस के फैसले के खिलाफ जो अपीलें हैं उसका इंतजार किया जाना चाहिए और जब उसका कोई हतमी फैसला आ जाए तो फिर कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए। एक तरफ वो अपीलें भी साथ साथ चल रही हैं, दूसरी जानिब आफिया शहरबानो केस का वो 2 रुकनी बेंच का फैसला भी साथ मौजूद है, तीसरी जानिब जुडिशल काउंसिल भी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाए हुए है। तो ये बहुत सारी ऐसी कंट्राडिक्टरी चीजें हैं जो जहां पर बददियानती और बदनीयती को जाहिर करती हैं। और आप देखें कि जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब का जो इस्तीफा है वो आफिया शहरबानो केस की जो अपीलें हैं वो आने से पहले उन्होंने दे दिया था और अपीलें आई बाद में। तो जब अपीलें बाद में आई हैं तो फिर अगर ये आफिया शहरबानो केस का जो फैसला है वो कलअदम हो जाए, जो अपीलें हैं वो मंजूर हो जाए, तो फिर भी उसका इतलाक जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के मामले में नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पहले से इस्तीफा दे चुके हैं और जब फैसला आएगा तो फिर उस फैसले से आगे ये सारी कार्रवाइयां जो है ये आगे बढ़ाई जाएंगी। तो अब ये काफी सारी चीजें हैं जो काजी साहब बज़ाहिर जो है वो नजर ऐसे आता है कि वो हर सूरत जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी साहब के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। इसके अलावा एक और जो अहम नुक्ता है वो ये है कि अगर आफिया शहरबानो केस कलअदम करार हो जाता है, वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर हो जाती है, जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी साहब के खिलाफ भी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है, तो फिर मुमकिन तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जो मामला जुडिशल काउंसिल से जिसको खत्म किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट ने उसको कलअदम करार दिया था, फिर वो मामला भी खुल सकता है। फिर काजी साहब को भी शायद रिटायरमेंट के बाद एक बार फिर जुडिशल काउंसिल के सामने पेश होना पड़े क्योंकि उस वक्त वो अदालती सवालात का जवाब नहीं दे सके थे। FBR की एक बड़ी मुफस्सिल रिपोर्ट थी जो उस वक्त के जज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जारी हुई थी और उसमें उस रिपोर्ट में FBR रिपोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ काफी ज्यादा शवाहिद इकट्ठे करके उस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और आप देखें कि अगर ये सारी चीजें आगे चलती हैं और इसके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ती है तो फिर मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा जजेस हैं ये भी उसकी लपेट में आएंगे। इसके अलावा आप देखें कि जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब के खिलाफ जो आज कार्रवाई हुई, एक वर्क उलट पुलट उसको किया गया, अच्छा जी ये ऐसे क्यों था, ये वैसे क्यों था,
मतलब एक एक चीज का जो है वो जायजा लिया गया। और काजी साहब के खिलाफ जब रेफरेंस आया था तो उन्होंने उन रेफरेंसेस का उन रेफरेंसेस में जो सवालात उठाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवालात उठाए थे, जुडिशल काउंसिल जो सवालात उठा रही थी, काजी साहब उनका जवाब देने से गुरेजा थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। और वो मुझे याद है क्योंकि हमने वो सारा केस कवर किया था, तो काजी साहब कमरे अदालत में खड़े होकर कहते थे कि आज यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, कल आप खड़े होंगे। तो अब देखें कि उस वक्त इन्होंने जजेस को जज्बाती ब्लैकमेल किया। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को जिस तरीके से उनकी अहलिया की जानिब से जो है वो उनको बातें सुनाई गई, अगरचा वो साइल थे और साइल होने के बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह के वो बातें करते रहे, और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस वजह से लेडी सरीना ईसा को फायदा देती रही क्योंकि वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अहलिया थी। लेकिन अब अगर ये सारी चीजें आगे चलती हैं तो फिर बहुत सारी जो चीजें हैं वो सामने खुलेंगी। बहुत सारे जजेस के बहुत सारे जायदादें होंगी, बहुत सारे मामलात होंगे जो शायद बतौर जज तो उन्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो फिर उनके भी बहुत सारे जो है वो कच्चे चट्टे खुलेंगे, बहुत सारी तफसीलात सामने आएंगी और फिर मुमकिन तौर पर वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश किए जाएंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा। आज जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के दो बेटों को जो नोटिस जारी किए गए थे वो नोटिस वापस ले लिए हैं। और आप देखें कि जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से सवाल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि आपके बच्चों की लंदन में जायदादें कैसी बनी हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने बीवी बच्चों की जायदादों के बारे में जवाबदेह नहीं हूं, वो बालिग हैं और वो खुद ही उसका जवाब दे सकते हैं। और यहां बदनियती और बदनीयती देखें कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के बेटों के खिलाफ ये नोटिस जारी किए गए थे और आज 4 गवाहान को जुडिशल काउंसिल इजलास में बुलाया गया, उनकी गवाही ली गई। जस्टिस मज़ाहिर नकवी और उनके 2 साहबजादों के खिलाफ कीचड़ उछाला गया, बयानात दिए गए, स्टेटमेंट्स दी गई, रिमार्क्स दिए गए, वो मीडिया पर चले। और बज़ाहिर ये लगता है जैसे जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब और उनके साहबजादों का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है और इस मीडिया ट्रायल का यही मकसद है कि इनको मजीद गंदा किया जाए, इनके खिलाफ स्टेटमेंट्स चल रही हैं। और अगर देखें कि अगर आपने गवाहान को सुन लिया था तो फिर उनके बेटों को भी बुलाते ताकि वो आके जवाब देते। और जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने अपने जवाब में यही कहा था कि मेरे बेटे वो बालिग हैं, वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर हैं, वो लाखों की तादाद में वो टैक्स देते हैं और मैं अपने बच्चों की जो बिजनेस है या उनकी जो लॉ फर्म है मैं उसके बारे में जवाबदेह नहीं हूं। और उसके बावजूद उनके बेटों को नोटिस जारी किया गया। ये खबरें भी मीडिया की जीनत बनी और इस तरह उनके खिलाफ ये सारी चीजें उछाल कर उनका मीडिया ट्रायल किया गया। इसके अलावा जो प्लॉट्स का मामला आज जुडिशल काउंसिल इजलास में ज़ेरे बहस आया, उसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के कुछ प्लॉट्स थे, उन्होंने लिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो मुलाजमीन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी उसका प्लॉट था वो उन्होंने कानून के मुताबिक लिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो हाउसिंग सोसाइटी थी उसका उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, वहां से उन्हें मिला। इसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हाउसिंग सोसाइटी थी उसमें एक प्लाट था। तो ये सारे प्लाट अगर उनको मिले हैं तो ये इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चीज़ गलत है, क्योंकि अगर हुकूमत की ऐसी कोई पॉलिसी थी कि किसी जज को अगर एक प्लॉट मिलता है तो वो उससे ज़्यादा नहीं ले सकता, तो फिर वो हुकूमत का काम था कि हुकूमत ये चीज़ें ना करती और प्लाट ना देती। अब जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब को अगर प्लाट मिले हैं, उन्होंने अप्लाई किया, उनका कुरानदाजी में आ गया, उनको मिल गया। और भी बहुत सारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जिनके ये जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग स्कीम थी उसके अंदर प्लॉट निकले थे। तो फिर सिर्फ जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है और फिर हुकूमत से जवाब तलबी की जाए कि हुकूमत ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब को एक से ज़्यादा प्लाट क्यों दिया है। यहाँ पर हमारे साफ़ी दोस्त हैं बहुत सारे जिन्होंने एक से ज्यादा प्लाट लिए हुए हैं, उनके प्लाट मीडिया टाउन में भी हैं और उसके बाद अभी जो हालिया F14, F15 और 12 में जो कुरानदाजी हुई प्लाट्स के हवाले से वहां पर भी उनके प्लाट निकल आए हैं। तो फिर ये हुकूमत का काम बनता है कि वो इस हवाले से कोई रूल्स में तरमीम करे या कवानीन में तरमीम करे, ताकि अगर किसी जज ने अपनी जिंदगी में एक प्लाट लिया है तो फिर उसको दोबारा दूसरा प्लाट ना मिले। तो ये वो कुछ चीजें हैं जो जिसमें झोल नजर आया। फिर देखें कि गुज़श्ता रोज जो मरकजी गवाह थे
चौधरी शहबाज, उनके बयान में झोल था। उन्होंने इतराफ़ किया कि उन्होंने सिविल कोर्ट के अंदर झूठ बोला, और ज़ाब्ता फौजदारी ये कहता है कि अगर एक वकील, एक जो गवाह है, उसकी गवाही मशकूक हो जाए, झूठी हो जाए, तो फिर उसकी गवाही को आगे कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। और चौधरी शहबाज ही इस तमाम तर कार्रवाई के मरकजी गवाह थे, और अब उनकी अपनी गवाही जो है वो मशकूक हो चुकी है। तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब का बज़ाहिर सिर्फ यही लगता है कि ये जो मीडिया ट्रायल है ये किया जा रहा है, और इस मीडिया ट्रायल का मकसद सिर्फ और सिर्फ उनकी इज्जत उछालना है, और इस इज्जत उछाल के ही उनको जो है वो खराब करने या गंदा करने की कोशिश की जा रही है। और फिर जो आफिया शहर बानो केस वाला फैसला है, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो सारी चीज़ें फील्ड में मौजूद हैं, और इन चीज़ों के होते हुए ये सारी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत लिखते रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जो जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई थी उसके खिलाफ अपीलें दायर की, लेकिन वो भी, उस पर भी उन्हें स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अपने जज साहबान उनके साथ खड़े ना हुए, वकला तंजीमें उनके खिलाफ थीं, बल्कि पाकिस्तान बार काउंसिल देखें कि वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ एक जेली और भूंडी ऑडियो को बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ उन्होंने शिकायत दायर करवाई। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और अब देखना यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की यह कार्रवाई आगे कैसे बढ़ती है। और बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शायद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा सिर्फ अपनी ज़ाती रंजिश और अपनी जो अनाद है उसको पूरा करने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। दूसरी जो अहम खबर है वो है आम इंतखाबात में धांधली के हवाले से दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। ये दरखास्त पर जो समाअत है ये आइंदा हफ्ते चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा, और इस केस में जो शहरी थे मोहम्मद अली, उनकी जानिब से ये दरखास्त दायर करते हुए कहा गया था कि जो आम इंतखाबात है उसमें धांधली हुई है, और ये धांधली ज़दा इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। इसके अलावा 30 रोज़ में अदलिया की निगरानी में नए इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया जाए। अब मामला यह है कि ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में क्यों दायर करवाई गई। बज़ाहिर ऐसे ये भी एक मेरी एक जो मफरूज़ा है, मुझे जो मेरी एक राय है वो ये है कि ये दरखास्त शायद इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में दायर करवाई गई कि सुप्रीम कोर्ट मुमकिन तौर पे इसके हवाले से कोई आर्डर या कोई जजमेंट ऐसी पास कर दे कि आम इंतखाबात जो हैं वो बिल्कुल शफाफ हुए हैं। तो इस तरह जो आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ जो एहतजाज किया जा रहा है, आवाज़ें उठाई जा रही हैं, आज भी इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उन तमाम उम्मीदवारों को फॉर्म 45 के साथ बुलाया। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के सामने वो तमाम फॉर्म 45 रखे गए। दूसरी जानिब आप सिंध में देखें कि GDA और PTI और दीगर सियासी जमातें मिलकर उन्होंने जो सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज और धरना दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें जिनको इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया ऐसे ही हवाई बातें नहीं करता, वो सारी मुसद्दका चीज़ें देख कर ही उसके ऊपर रिपोर्टिंग करता है। तो जब इंटरनेशनल मीडिया ही PDM की इन सियासी जमातों को मैंडेट चोर या मैंडेट थीव्स कह रहा है, तो फिर ये कोई मामूली बात नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में अब ये दरखास्त आती है और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई ऐसा ऑर्डर दे देती है कि ये आम इंतखाबात देखना इलेक्शन कमीशन का काम है, और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया जाए, और इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है कि आम इंतखाबात में जो धांधली के इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त नहीं है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये सारी दरखास्त दायर करना और इस कार्रवाई का असल मकसद क्या है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट इस दरखास्त पर कोई जुर्माना भी आयद कर सकती है कि ये कोई बहुत अहम दरखास्त नहीं है, बल्कि ये एक फजूल किस्म की दरखास्त है, आम इंतखाबात हो चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट इसमें मदाखलत नहीं कर सकती। और जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने स्मूथ इलेक्शन का कहा था, उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की शायद बात नहीं की थी। और अब देखना यह है कि ये धांधली ज़्यादा इंतखाबात के खिलाफ जो दरखास्त है इसके ऊपर क्या कार्रवाई आगे होती है। लेकिन मेरी अपनी राय में मुझे सुप्रीम कोर्ट के खास तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में बनाए गए इस 3 रुकनी बेंच से कोई उम्मीद नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा सबसे ज़्यादा आइन और कानून के अलंबरदार थे, चैंपियन थे, हर वक्त आइन और कानून का जो राग अलापते थे। लेकिन अब उन्हीं के चीफ जस्टिस के दौर में पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ की गई, अभी भी हो रही हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। ये कुछ 2 अहम खबरें थी जिसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आराओ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।